अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे हैं और केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था कि लेविस एंड कौशल अप्रोच। लेविस और कौशल ने क्या कहा था? उनका कहना यही था कि जो आपके एलिमेंट्स हैं वो हमेशा स्टेबल रहने की कोशिश करते हैं और स्टेबल तभी रहेंगे जब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। और वो ऑक्टेट अपना कंप्लीट कैसे करते हैं? ईदर बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट हो, वो एलिमेंट हमेशा कोशिश करता है ताकि वो अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस की नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके। एंड हाउ इट हैपन्स, कैसे होता है ये सिर्फ तभी होता है जब एक एलिमेंट आपका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा और या शेयर करेगा। अब सर ऑन द बेसिस ऑफ कि गेन करेगा, लूज करेगा या शेयर करेगा, हम उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ दैट्स की बॉन्ड्स या केमिकल बॉन्ड्स, जिनका नाम हम रखते हैं। एक था आपका था आयोनिक बॉन्ड, दूसरा था आपका कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा जो बॉन्ड है आपका वो आपका है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये मेन 3 बॉन्ड्स हैं। अब लेट्स डिस्कस नाउ टुडे जो आज का आपका टॉपिक है वो है आपका आयोनिक बॉन्ड। सर व्हाट्स आयोनिक बॉन्ड? तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द आयन्स हम कह सकते हैं, लेकिन यहां पे इसकी डेफिनेशन प्रॉपर ऐसी है, इट्स अ सिंपली एन आयोनिक बॉन्ड इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में होगा, तो फॉर्म है मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल में जो उसके आयन्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, यहां पे मेरे पास यहां पे सोडियम एंड क्लोरीन है। मोस्टली हम लिखते हैं ऐसे हैं, लेकिन ये सोडियम क्लोराइड कंपाउंड कैसे होता है, कैसा सिंपली इसमें आयोनिक बॉन्ड हम कैसे कह सकते हैं आयोनिक बॉन्ड होता है? लेट्स टेक सोडियम। एटॉमिक नंबर मैंने आपको दैट्स की हर बार ये बता दूं, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लास्ट वैलेंस शेल में जिसका इलेक्ट्रॉन है वो है 1। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। इसमें लास्ट वैलेंस शेल में यानी कि L M शेल में इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन यानी कि इसको और 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, लेकिन इसके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 7 इलेक्ट्रॉन्स के बजाय ये एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है और बनाता है यहां पे Na पॉजिटिव, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2p6 यानी कि 2s2 एंड 2p6, यानी कि लास्ट वैलेंस शेल में 2s2 एंड 2p6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक नियॉन हो जाती है। लेकिन ये एलिमेंट कब लूज करता है? तब लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ गैस स्टेट्स नॉर्मली। अब उसके बाद में क्लोरीन के पास 17 एटॉमिक नंबर है। इसकी लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। इसके लास्ट वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स के बाद ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। मतलब ये मैं जरूरी नहीं कहूंगा कि जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया वही लूज करेगा, कोई भी एलिमेंट दे सकता है ये इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इसने इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव बना लिया और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आ गई 3s2 एंड 3p6, जिसको हम बोलते हैं एर्गॉन कॉन्फ़िगरेशन। एंड फाइनली यहां पे 2 आयन्स बन गए, एक जिसको हम बोलते हैं कैटायन और दूसरा जिसको हम बोलते हैं एनायन। ये कैटायन और एनायन जब आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं कंपाउंड दैट इज सोडियम क्लोराइड। एंड हियर जो इंटरेक्शन होगी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि जो इंटरेक्शन है वो इन चार्जेस के बीच में है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर हमें आयोनिक बॉन्ड को डिफाइन करना होगा हम कह सकते हैं इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन कौन सा फोर्स? इट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच बाइंड्स द 2 or more elements together, which binds 2 or more elements together to form a chemical species। अब उसके बाद में सर ये जो आयोनिक बॉन्ड बन गया, लेकिन यहां पे एक चीज होता है जो हम कहते हैं देयर मे बी या देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस कि अब जब फॉर एग्जांपल 2 बंदे हैं आपस में लड़ रहे हैं, एक बंदा है वो बहुत कमजोर है और दूसरा बंदा जो है वो बहुत बहादुर है। इट मींस दैट सबसे पहले उनमें फ्रेंडशिप है, वो कुछ चीज शेयर कर रहे हैं,
लेकिन अचानक से उनमें झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद जब वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ऑब्वियसली जिसके पास मोर पावर होगा उसके पास मोर वेल्थ भी हो जाएगी, यानी कि जो वेल्थ उन्होंने एक साथ कमाई होगी वो वेल्थ ज्यादातर उसी को ट्रांसफर होगी जिसके पास ज्यादा ताकत होगी। इसीलिए यहां पे भी सोडियम और क्लोरीन के बीच में फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ट्रांसफर होते हैं क्लोरीन की तरह, इसलिए वहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है और यहां पे नेगेटिव चार्ज आता है। सॉरी, नेगेटिव चार्ज यहां पे आता है और पॉजिटिव चार्ज यहां पे आता है, और उसके बीच में जो अट्रैक्शन रहती है वो रहती है सिंपली और सिंपली किसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में। अब मसला है सर आयनिक बॉन्ड, चलो हो गया क्लियर, समझ में आ गया कि एक कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है जिस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब मसला है सर व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिन पे आयनिक बॉन्ड डिपेंड करता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड कैसे हम डिपेंड कर सकते, कैसे हम कह सकते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड जो हम कहते हैं इट्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, अगर ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन कैसे है, कौन आयनिक बॉन्ड इतना स्ट्रांग होगा और कौन कम होगा, ये जानने के लिए फैक्टर्स, सबसे पहली बात यहां पे है फैक्टर्स में आयोनाइजेशन एनर्जी, मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एलिमेंट इन द गैसियस स्टेट इज कॉल्ड एज क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से निकालने के लिए, फॉर एग्जांपल यहां पे सोडियम है, आउटर शेल ये है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, वो अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर ये कम है, इसके और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत कम एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब हुआ सिंपल सी बात कि सर अगर ज्यादा ये, दैट मीन्स कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब ये आयन्स नहीं बना पाएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल ये तो गेन नहीं कर सकता, सोडियम हमें पता है कि सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसका मतलब सर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, एक आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, देखो बेटा यहां पे हमें एटलीस्ट 495 किलो जूल्स पर मोल चाहिए, यानी कि एक सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें इसके लिए हमें एनर्जी कितनी चाहिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू 495 किलो जूल्स पर मोल। मतलब मैं इसको एडिशन में लिखूंगा, यानी कि एड इंडिकेट्स हियर, प्लस इंडिकेट्स हियर, इट इज एंडोथर्मिक। तो शॉर्ट में याद रखना कि जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट वैलेंस शेल इन द गैसियस फॉर्म, अगर ये कम है तो आयन्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन जाती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इसी के साथ एक और एनर्जी यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी आपका लो आयोनाइजेशन एनर्जी, मोर द दैट्स की लेस द एनर्जी, मोर विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड दैट्स की फॉर्मेशन ऑफ ए आयोनिक बॉन्ड। और दूसरा यहां पे हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है कि सर मुझे इलेक्ट्रॉन गेन करना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को यहां आने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, लेट इट बी न्यूक्लियस ऑफ क्लोरीन, इसमें अपने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और आउटर शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेट इट बी जस्ट लाइक दिस। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, सबसे पहले इसको रिपल्शन ओवरकम करना पड़ेगा। उसके बावजूद एक और चीज है कि सर ये इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी हाई है क्योंकि ये अभी फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन बाइंड यहां पे होगा, इस शेल में फिक्स आ जाएगा, तो इसको अपनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम बोलते हैं हाईएस्ट दैट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस कि इसकी कितनी एबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन को दैट्स अपने पास बुलाए। मतलब कि शॉर्ट में हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इट्स सिंपली क्या, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड, यानी कि एक एटम इन द गैसियस स्टेट। एक एलिमेंट में
इलेक्ट्रॉन ऐड करने से कितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, या जरूरी नहीं है कि रिलीज होती है, कभी कभार ये देनी भी पड़ती है, लेकिन मोस्टली हम कह सकते हैं ये रिलीज हो जाती है, एक्सोथर्मिक होती है। तो अब कितनी एक इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी देगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन जो यहां पे है वो कितनी एनर्जी देगा जब वो एक ऐड होगा किसी दैट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में, यानी कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसको गेन करेगा, और गेन करने के बाद कितनी एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां से निकलेगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन कितनी निकलेगी उस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब मसला यहां पे है कि नेगेटिव वैल्यू, यहां पे नेगेटिव वैल्यू लिखा जाता है कि मोर द नेगेटिव वैल्यू, यानी कि जितना इसका नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगा, यानी कि जितना ये एक्सोथर्मिक ज्यादा होगा, जितनी एनर्जी ज्यादा दैट्स की रिलीज करेगा, इसका मतलब कि उतनी जल्दी ये फास्टली इलेक्ट्रॉन बनाएगा, जितनी जल्दी रिलीज नहीं करेगा उतनी जल्दी ये आयन यानी क्या नहीं बना सकता, एनायन नहीं बना सकता। ठीक है, तो अब यहां पे मसला है दूसरा कि सर आपने बोला हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मींस कि जो आपका आयोनिक बॉन्ड है वो तभी बनेगा जब उसमें हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। ये जरूरी नहीं कि हाईएस्ट, कम भी हो सकता है लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, लेकिन जितना ज्यादा मोर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि मोर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। और तीसरा यहां पे हाई लिट्स एंथैल्पी, लिट्स एंथैल्पी मींस कि यहां पे अब सबको याद होगा सोडियम क्लोराइड, हम सॉलिड स्टेट्स पढ़ते हैं और सॉलिड स्टेट्स में हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, एक क्रिस्टल अरेंजमेंट। ये क्यूब मैंने यहां पे बनाया, एक क्रिस्टल है, यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में यहां पे सोडियम होगा, यहां पे क्लोरीन होगा, यहां पे सोडियम होगा, यहां पे क्लोरीन होगा, यहां पे ऐसे ही सिंपली सोडियम होगा, यहां पे क्लोरीन, सोडियम एंड क्लोरीन, यानी कि अल्टरनेट कॉर्नर जिनको दैट्स की इनको लेट्स पॉइंट्स या लेट्स साइड्स बोलते हैं। ठीक है, अब हायर द वैल्यू ऑफ लेट्स एंथैल्पी ग्रेटर विल बी द इज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। और लेट्स एंथैल्पी होती क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन free ions combine together to form one mole of a crystal। यानी कि सर सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो लेट्स एंथैल्पी है, लेट्स एंथैल्पी हम उसको कहते हैं कि जब ये आयन्स मिल जाएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स, टू फॉर्म ए क्रिस्टल, उस क्रिस्टल के फॉर्म होने से कितनी एनर्जी वो रिलीज करेंगे, टू फॉर्म वन मोल ऑफ क्रिस्टल, यानी कि एक मोल ऑफ यूनिट सेल या क्रिस्टल, उस यूनिट सेल के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज करेंगे, दैट्स कॉल्ड, उसको हम बोलेंगे लेट्स एंथैल्पी। एंड याद रखना बेटा, मोर द लेट्स एंथैल्पी मोर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। अब यहां पे चलो हो गया ये क्लियर कि आयनिक बॉन्ड और उसके फैक्टर्स, लेकिन सर मोस्टली हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां पे आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल के हिसाब से वो कहता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं है, इट्स सिंपली जस्ट अ नंबर, और ये नंबर दिया है पॉलिंग्स ने, उसने उसके हिसाब से वो कहता है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स है, कुछ एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जिनकी कैपेबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कैपेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। यहां पे क्या है, हमारे पास सारे एलिमेंट्स हमारे पास है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे कहूंगा, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट्स 4, और जो आपके फ्रांसियम है, फ्रांसियम द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ 0.7 और लेस। अब यहां पे क्या है, कहते हैं कि सर आयोनिक बॉन्ड भी बनते हैं, लेकिन हमें कब पता चलेगा कि ये आयोनिक बॉन्ड है। यहां पे आपको एक पॉइंट याद रखना है कि सर जब भी आपके दो एलिमेंट्स आपसे मिल जाएं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है इट इज मोर देन 1.7, ग्रेटर और इक्वल टू 1.7, यानी कि 1.7 से ज्यादा या इक्वल, तब हमेशा रखना याद कि वो आयोनिक बॉन्ड ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे बताता हूं, मेरे पास यहां पे है सोडियम और मेरे पास है यहां पे